राहुल गांधी तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा आज आखिरी दिन है, अंतिम दिन है। और आज आखिरी दिन पटना की सड़कों पर जिस तरीके से सैलाब उमड़ेगा, आप मान करके चलिए कि पटना में शायद कोई ऐसी सड़क नहीं होगी जिस पर ट्रैफिक स्मूथ हो। सोमवार का दिन और चक्का जाम। कहा यह गया कि पहले गांधी मैदान में एक बड़ी सभा करने की योजना बन रही थी कि बड़ी सभा की जाए, लेकिन उसके बाद में तय किया गया कि पैदल मार्च किया जाएगा, पैदल यात्रा निकाली जाएगी और पटना में गांधी मैदान से शुरू होकर के अंबेडकर मूर्ति तक ये यात्रा पद यात्रा जाएगी और इसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता वो पैदल पैदल चलेंगे। इस यात्रा का हासिल क्या है? करीब करीब 15-16 दिन चली है यात्रा। 17 अगस्त को सासाराम से यात्रा की शुरुआत होती है। 1300 किलोमीटर तय करके यात्रा पटना पहुंचती है। लेकिन इस यात्रा का हासिल क्या है, इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो 11 बड़े पॉइंट्स में इस यात्रा को आप समझ सकते हैं कि कैसे इस यात्रा ने नरेंद्र मोदी के लिए, नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी बजा दी। और आज जब पटना की सड़कों पर सैलाब उमड़ेगा तो जाहिर सी बात है, संकेत और साफ हो जाएंगे कि राजधानी में जनता आ रही है और जनता की सुननी पड़ेगी। जनता सिंहासन भी हिला देती है और सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि नीतीश कुमार की कुर्सी वो बच पाएगी या फिर बिहार में बहुत कुछ इस यात्रा ने तय कर दिया है। शुरुआत इस यात्रा की पहले ही दिन से करते हैं और पहले ही दिन 17 अगस्त को यानी रविवार के दिन जब ये यात्रा की शुरुआत हो रही थी, उस दिन चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा गया कि आज ही यात्रा फुस भी हो जाएगी। यात्रा का पूरा दम राहुल गांधी जिस तरीके से लगा रहे थे वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। और चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा था क्योंकि उससे 10 दिन पहले 7 अगस्त को राहुल गांधी ने बड़े आरोप लगाए थे वोट चोरी के, और वोट चोरी के आरोप वो चुनाव आयोग की तरफ से दिया जाना था और ये माना जा रहा था कि चुनाव आयोग कुछ सबूत पेश करेगा, राहुल गांधी पर एफआईआर करवा सकता है, बहुत सारी बातें होंगी और ये यात्रा खत्म हो जाएगी, शुरुआत होने से पहले ही दी एंड हो जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही सासाराम में जब यात्रा की शुरुआत हो रही थी तो उस वक्त में ऐसी भीड़ उमड़ करके आई कि उसी दिन बहुत कुछ तय हो गया कि यात्रा तो चलेगी, यात्रा तो आगे बढ़ेगी। और चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी एक तरीके से वो खारिज हो गई। और दूसरी बड़ी बात यह भी थी, राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर की थी दिल्ली के अंदर, उसमें उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे यहां पर वोट चोरी हो रहा है। तो वोट चोरी की बात आप दिल्ली में बैठ करके कहें, वोट चोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दिल्ली में बैठ करके करें और उसके बाद में आप जमीनी लड़ाई में ना उतरें तो आपका मुद्दा फेल हो जाता। और इसीलिए इस यात्रा में दमखम के साथ में जैसे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और बाकी नेता उतरे, उससे यह बात साफ हो गई कि हां, वोट चोरी की बात वो ना केवल कही जा रही थी बल्कि जनता के बीच में जाकर के बताई भी गई। दूसरा बड़ा बिंदु जो इस यात्रा से पूरी तरह से साफ हो गया और वो ये कि ये कहा जाता है कि मोदी और अमित शाह वो चुनाव जीतने की मशीन है। बीजेपी, आरएसएस, उसका कैडर जमीन पर काम करता है और ये इंडिया गठबंधन, कांग्रेस के लोग या फिर आरजेडी और बाकी तमाम पार्टियों के लोग वो एसी कमरों में बैठ करके चुनाव लड़ते हैं। तो ये बात भी इस यात्रा ने खारिज कर दी। राहुल गांधी, उनका चेहरा पसीने से लथपथ, धूल से सना हुआ दिखाई दिया और राहुल गांधी फिर बाद में टोपी लगा करके इस यात्रा में भी नजर आए, क्योंकि बहुत जबरदस्त इस वक्त में बिहार में गर्मी और हुमस वो दिखाई दे रही है। तो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने यह साबित कर दिया कि हम केवल एसी कमरे में बैठ करके चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं, हम जमीन पर उतर करके झंडा गाड़ने वाले लोग हैं। और वही जमीन पर झंडा गाड़ते हुए इस यात्रा के दौरान नजर आए। तीसरा बड़ा पॉइंट इस यात्रा को लेकर के, तीसरा बड़ा पॉइंट, और वो ये कि गठबंधन वो मजबूरी नहीं है बल्कि गठबंधन मजबूत है। ये एक साफ संदेश दिया गया इस यात्रा के जरिए। और इस यात्रा में, पूरी यात्रा में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश साहनी और दीपांकर भट्टाचार्य लेफ्ट पार्टी के, ये सभी एक ही गाड़ी में एक साथ नजर आए
और पूरी तरह से साफ कर दिया कि हमारा गठबंधन कोई मजबूरी में नहीं है कि इसको हम ले रहे हैं, उसको हम छोड़ रहे हैं, इसको हम ला रहे हैं, उसको भेज रहे हैं। ऐसा नहीं था। मजबूती के साथ में और किसको किस तरीके से सम्मान दिया जाए इस बात का भी ख्याल रखा गया। और सबसे बड़ी बात यही थी कि अगर पूरा गठबंधन मजबूत होगा तो लड़ाई भी मजबूत होगी। एक पार्टी मजबूत हो और दूसरी पार्टी उसकी सारी मजबूती का तेल निकाल दे तो चुनाव आप नहीं जीत सकते हैं। चुनाव गुलदस्ते से जीते जाते हैं, चुनाव टीम से जीते जाते हैं। और अगर आपकी टीम मजबूत है, टीम इंडिया अगर वो मजबूत है तो एनडीए को हराया जा सकता है। ये मैसेज गांव देहात तक, ये मैसेज अपने वर्कर तक, अपने कार्यकर्ता तक, अपने समर्थकों तक भेजने का भी एक बड़ा मैसेज इस यात्रा ने काम किया। और इसके बाद में एक मैसेज जो है वो ये भी दिया गया कि राहुल गांधी ने खास तौर पर कि कांग्रेस कमजोर है। जो आरोप बार बार कांग्रेस पर लगते थे कि कांग्रेस कमजोर है, राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए बता दिया कि कांग्रेस कमजोर नहीं है, बल्कि कांग्रेस अगुवाई करेगी, कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी। और जाहिर सी बात है, अगर कांग्रेस को माइनस करके आप इस यात्रा को देखें तो आप बताइए कि क्या इस यात्रा को इतनी मीडिया कवरेज मिलती जो राहुल गांधी के जाने से मिली है। राहुल गांधी अगर इस यात्रा में नहीं होते तो क्या इस यात्रा की इतनी कवरेज होती। हालांकि वो बात अलग है कि राहुल गांधी पर एफआईआर की गई, तेजस्वी यादव पर एफआईआर की गई और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप इस यात्रा के दौरान लगे, लेकिन राहुल गांधी को यह बात भी साबित करनी थी कि कांग्रेस कमजोर नहीं है, कांग्रेस उसका प्रदर्शन, उसके कार्यकर्ता वो कमजोर नहीं रहेंगे। ये मैसेज देना था और इस मैसेज को देने के लिए राहुल गांधी को जमीन पर उतर करके अपने कार्यकर्ता का हाथ पकड़ करके वो आगे दिखाना था और कांग्रेस ने राहुल गांधी ने वो काम किया। इसके बाद में बड़ा जो एक मुद्दा निकल करके सामने आया वो ये कि सीट शेयरिंग को लेकर के ये बार बार आरोप लगते थे कि हमारी तो बात नहीं हो रही है, राहुल गांधी फोन नहीं उठा रहे हैं, तेजस्वी यादव फोन नहीं उठा रहे हैं, या मुकेश सहनी वो इतनी सीट मांग रहे हैं, उनकी उतनी सीट नहीं मांग रहे हैं। लेकिन इन 13-14 दिनों में, इन 15 दिनों में आपस में जब सारे नेता साथ रहे तो खबर यह भी है कि सीट शेयरिंग पर भी सारी बातें हो गई है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप इतने दिनों तक किसी के साथ में रहते हैं और इतने दिनों तक जब किसी के साथ में यात्रा में चलते हैं तो यात्रा में तो बातें ही होती हैं और राजनीतिक लोग राजनीति की बात करेंगे। जब चुनाव सामने है तो जाहिर सी बात है, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन कहां कहां लड़ेगा, ये बातें होंगी। कोई ये बात थोड़ी ना करेगा कि तुम गोलगप्पे कितने खाते हो, तुम रसगुल्ले कितने खा जाते हो, तुम दूध कितना पीते हो, तुम पानी कितना पीते हो। कोई ये बात नहीं करेगा। वहां पर यही बात होती है कि पिछली बार आपके पास में इतनी सीट थी, आपका प्रदर्शन इतना था, इस बार आपकी सीट कितनी रहेंगी, आपका प्रदर्शन कितना रहेगा, आप मिनिमम कितना लेकर के आएंगे, आपको मैक्सिमम कितनी सीटें चाहिए। ये सारी बातें सीट शेयरिंग का जो एक बहुत बड़ा मसला होता है, जिसको लेकर के कहा जाता है कि हम उनसे मिलने का समय मांग रहे हैं, मुलाकात करना चाह रहे हैं, मुलाकात नहीं हो पा रही है, जो बहुत बड़ा आरोप जो राजनीतिक पार्टियों में आपस में लगता है, वो सारी मुद्दे, वो सारी बातें यहां पर खत्म हो गए। यानी सीट शेयरिंग वो भी यहां पर जो है वो खत्म हो गए। वोट चोरी का मुद्दा इस यात्रा का सबसे बड़ा मुद्दा था, लेकिन वोट चोरी के साथ साथ स्थानीय मुद्दों को भी जिस तरीके से इस यात्रा के जरिए हवा दी गई, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, उससे भी यात्रा के अंदर राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने, बाकी अपनी इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने अपने आप को वो चार्ज कर दिया, अपने वोटर को चार्ज कर दिया। संविधान की लड़ाई है, आरक्षण की लड़ाई है, 50% आरक्षण की सीमा को हम तोड़ देंगे, ये सारे जो मुद्दे थे, बेरोजगारी, महंगाई, हमने 17 महीने में काम किया, आने वाले 5 सालों में हम काम करके दिखाएंगे, ये सारे मुद्दे जो स्थानीय मुद्दे थे उनको भी राहुल गांधी ने वो सबके सामने रख दिया। यानी एक तरीके से वोट चोरी का ही मुद्दा नहीं था, बल्कि उसके साथ साथ जो स्थानीय मुद्दे थे, स्थानीय मुद्दों पर भी इंडिया गठबंधन वो एनडीए से कहीं आगे निकलता हुआ नजर आया। इसके बाद में बिहार में तेजस्वी यादव, इस यात्रा ने एक तरीके से तय कर दिया कि बिहार में तेजस्वी तय है, इंडिया गठबंधन में कम से कम। अब मुख्यमंत्री बिहार के लोग तय करेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव तय है, यह साफ हो गया। राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि क्या
तेजस्वी यादव आपको प्रधानमंत्री बनाने की बात कहते हैं, प्रधानमंत्री आप बनेंगे, आपको बनाना है, मोदी को हटाना है, राहुल गांधी के हाथ मजबूत करना है, कांग्रेस को आगे बढ़ाना है, ये सारी बातें तेजस्वी यादव खुल करके कहते हैं, तो क्या आप भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री स्वीकार करेंगे? क्या आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित करेंगे? ये सवाल पूछा गया। राहुल ने इसका जवाब नहीं दिया और राजनीतिक तौर पर वो इसका जवाब नफा नुकसान देख करके देना नहीं चाहते होंगे। लेकिन जिस तरीके से, जिस अंदाज में तेजस्वी यादव घूम घूम करके लोगों से पूछते रहे कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए या ओरिजिनल सीएम चाहिए, जो काम करने वाला सीएम है वो चाहिए या नकल करने वाला सीएम है वो चाहिए, और फिर उसके बाद में पूछते हैं कि आप आवाज दे करके बताओ कि आपका सीएम कैसा होना चाहिए। तो तेजस्वी यादव ये जब बिहार में गूंजा तो वहां पर भी तय हो गया कि बिहार में तेजस्वी यादव तय है। कांग्रेस पार्टी पर बिहार में एक ठप्पा भी लगता रहा कि वो आरजेडी की पिछलग्गू है, बैगेज के तौर पर है। लेकिन राहुल गांधी जब इस यात्रा में चल रहे थे तो राहुल गांधी ने एक तरीके से अपने आप को स्थापित कर दिया कि अगर आपको नया वोटर चाहिए, अगर आपको नई भीड़ चाहिए, नए लोग चाहिए, तो आपको राहुल गांधी को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। राहुल गांधी वो कहीं ना कहीं एक मैसेज दे पाए और तेजस्वी यादव इस बात को मानते हुए नजर आए और इसीलिए वो सेकंड सीट पर थे। बिहार में तेजस्वी यादव सबसे बड़ा चेहरा है और जाहिर सी बात है वो घोषित तौर पर मुख्यमंत्री का भी चेहरा है। लेकिन इस सब के बावजूद फ्रंट सीट पर हमेशा राहुल गांधी ही रहे और इसकी वजह यह थी कि तेजस्वी यादव वो इस बात को मान रहे थे कि अगर नया वोटर चाहिए, यानी आपको अगर बेरोजगारों का वोट लेना है तो राहुल गांधी वही दिलवा सकते हैं। बेरोजगार राहुल गांधी की बात को आज समझ रहे हैं। अगर आपको ओबीसी का वोट लेना है तो राहुल गांधी, जो ओबीसी आपको नहीं वोट करता है, शायद राहुल गांधी उस वोट को आपको दिलवा सकते हैं। बेरोजगारों की बात करिए, ओबीसी की बात करिए, या फिर एससी के अंदर जो तबका आरजेडी को वोट देने में कंफर्टेबल नहीं है, वो तबका राहुल गांधी की वजह से वोट दे सकता है। यानी राहुल गांधी नया वोटर का एक बड़ा चेहरा बन गए हैं कि आरजेडी में जो पहले से वोट है वो तो है ही, आपका जो परंपरागत वोट है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो आपको सरकार बनाने के लिए एक नया वोट चाहिए, जो लोग आपको वोट नहीं करते हैं वो वोटर चाहिए, तो आपको राहुल गांधी के साथ चलना पड़ेगा। और इसीलिए राहुल गांधी वो इस यात्रा का मेन चेहरा बने। हीरो जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव है, अघोषित तौर पर इस यात्रा का दूल्हा वो भी तेजस्वी यादव है, लेकिन सुपर हीरो के तौर पर राहुल गांधी इस यात्रा में नजर आए। एक बड़ा मुद्दा जो इस यात्रा से निकल करके आया और बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो गया, और वो 2024 के चुनाव में उभर करके सामने आ रहा था, जिसको इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने स्थापित कर दिया, वो है मोदी वर्सेस राहुल। मोदी वर्सेस राहुल की लड़ाई, उसमें राहुल गांधी ने अपने आप को स्थापित कर दिया। इस यात्रा में आप देखिए एमके स्टालिन आए, इस यात्रा में हेमंत सोरेन आते हैं, इस यात्रा में अखिलेश यादव आते हैं, इस यात्रा में कांग्रेस पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री आए, इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता वो इस यात्रा में पहुंचते हैं और सीधे तौर पर राहुल गांधी को स्वीकार करने की जो बात है वो यहां पर कही गई। एमके स्टालिन जब वो बिहार पहुंचते हैं तो एमके स्टालिन की तरफ से कहा गया कि आज नरेंद्र मोदी के सामने कोई लड़ाई लड़ सकता है तो राहुल गांधी है, दिल्ली में आपकी कोई लड़ाई लड़ रहा है तो राहुल गांधी है। यानी एक तरीके से राहुल गांधी वो इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर स्थापित हो गए और वो इस बात को भी बताने का काम कर रहे थे कि 2024 में जो कुछ हुआ वो महज तुक्का नहीं था, वो केवल तुक्का नहीं था, बल्कि 2024 में जिस तरीके से लड़ाई लड़ी गई वो इस यात्रा के बाद में उसको स्थापित कर दिया गया। और अब मोदी वर्सेस हु ये सवाल वो खत्म हो गया, मोदी वर्सेस राहुल। और राहुल गांधी जिस तरीके से जवाब देते रहे, हालांकि बीजेपी ने बहुत कोशिश की डिरेल करने की, लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के जैसे डायरेक्ट हमले उन पर बोलते रहे, बीजेपी उससे जरूर बैकफुट पर नजर आई।
इस यात्रा के जरिए एक बड़ा मुद्दा जो निकल करके सामने आया वो ये था कि ये चुनाव, इस यात्रा से पहले यह संभावना जताई जा रही थी कि त्रिकोणीय हो जाएगा। एक तरफ एनडीए का खेमा, एक तरफ इंडिया का खेमा, और तीसरी तरफ प्रशांत किशोर वो भी अपनी यात्रा निकाल रहे थे, अलग अलग जगह पर जा रहे थे, काफी लंबे समय से निकाल रहे थे। मीडिया चैनल्स, कुछ यूट्यूब चैनल्स वो प्रशांत किशोर की यात्रा को दिखा रहे थे। लेकिन पिछले 15 दिनों में जबरदस्ती दिल्ली से जाकर के कुछ एंकर ने वो प्रशांत किशोर के इंटरव्यू किए ताकि प्रशांत किशोर को दोबारा से टीवी पर जिंदा किया जाए, प्रशांत किशोर का चेहरा दोबारा से टीवी पर दिखे। और जो लड़ाई त्रिकोणीय बन सकती थी, उस लड़ाई को इस यात्रा ने पूरी तरह से 2 खेमे के अंदर ढाल करके रख दिया कि इस लड़ाई में 2 ही खेमे हैं, प्रशांत किशोर इस लड़ाई में नहीं है। और जाहिर सी बात है, पहले चुनाव में कोई यह कहे कि प्रशांत किशोर वही सीएम बनेंगे, उनकी पार्टी प्रचंड बहुमत लेकर के आएगी, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि हमारी अगर 25 सीट भी आई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं राजनीति नहीं करूंगा, इस तरह की बातें वो कहते हैं। हालांकि सबको पता है अगर 5 सीट भी आ गई तो भी कोई कहीं नहीं जाने वाला है। 5 सीटें भी आ गई तो वो कहेंगे कि नहीं, हमारा स्ट्राइक रेट देखिए, हमारी इतने वोट आ गए हैं, दुनिया में इतिहास है कि कोई पार्टी ऐसे लेकर के नहीं आई, ऐसा नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। हालांकि दिल्ली में जरूर आम आदमी पार्टी उसने करिश्मा किया था, लेकिन हर जगह पर करिश्मा हो जाए। और दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस, यही 2 धड़े थे। बीजेपी को लेकर के लोगों का उत्साह था नहीं और कांग्रेस पूरी तरह से डाउन हो गई थी, इसलिए भी आम आदमी पार्टी को उतना स्पेस मिल पाया। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं कहा जा सकता। बिहार में एक नहीं कई सारे धड़े हैं, और उन धड़ों में भी कई सारे नेता हैं जिनकी अपने अपने इलाकों में अलग अलग पकड़ है। इंडिया में कई सारे चेहरे हैं, तेजस्वी यादव है, कांग्रेस पार्टी है, पप्पू यादव है, फिर उधर लेफ्ट पार्टी है, मुकेश साहनी है, उधर आप देखिए तो उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है, चिराग पासवान है, नीतीश कुमार है, बीजेपी है। तो ऐसे में इतने सारे धड़े जहां पर हो, वहां पर यह कहा जाए कि पूरा बिहार वो सबको नकार करके केवल प्रशांत किशोर को स्वीकार कर लेगा, ये बात गले नहीं उतरती है। लेकिन अगर ये यात्रा नहीं चलती तो जाहिर सी बात है, एक स्पेस वो अपने लिए जरूर क्रिएट कर रहे थे, वो एक स्पेस अपने लिए जरूर निकाल रहे थे, और उस स्पेस को खत्म करने का काम कहीं ना कहीं इस यात्रा ने किया। इसके बाद में सबसे बड़ी बात यह है कि अब मोदी खेमा, उस पर प्रेशर आ कि एक यात्रा हमने निकाली और उस यात्रा के जरिए हमने दिखाया कि देखिए लोग हमारे साथ हैं। अब मोदी खेमा वो बताए कि उनकी तरफ से कौन यात्रा निकाल सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि 2024 के चुनाव की तर्ज पर यह कहा जाए कि नरेंद्र मोदी वो तो प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी वो तो 70-75 साल के हैं, तो वो कैसे यात्रा निकाल देंगे। बुजुर्ग आदमी है, राहुल गांधी उतने बुजुर्ग नहीं है, वो तो नौजवान है। लेकिन यहां पर बिहार में तो बीजेपी के पास में कई युवा चेहरा है। सम्राट चौधरी, उनकी उम्र भी काफी कम है, तो क्या वो आएंगे सामने। यानी प्रेशर वो अब मोदी खेमे पर है, प्रेशर वो है वो पूरी तरह से अब एनडीए पर है कि क्या नीतीश कुमार, हालांकि उतना दमखम अब दिखता नहीं है, तो वो अब सामने आएंगे, क्या वो यात्रा निकालेंगे। लेकिन आज इस यात्रा के समापन के साथ में कहीं ना कहीं एक शंखनाद हो रहा है, बिहार के चुनावों का शंखनाद हो रहा है, और इस शंखनाद में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई इस यात्रा ने बहुत कुछ बदल दिया है, या इस यात्रा ने कुछ नहीं बदला है। हालांकि यात्राओं का इतिहास अगर आप उठा करके देखें तो यात्राएं किसी की भी हो कभी खाली नहीं गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ही असर है कि कांग्रेस पार्टी वो सीधे 99 सीट पर पहुंच गई। जिस कांग्रेस को पिछले 2 बार से नेता प्रतिपक्ष का दर्जा तक नहीं दिया जा रहा था, वो 99 पर आ गए, और बीजेपी 240 पर आ गई। नरेंद्र मोदी अपने जीवन में पहली बार बैसाखियों पर आ गए। तो ये यात्रा बिहार में क्या असर दिखाएगी, क्या बिहार में एनडीए की कुर्सी वो चली जाएगी, या फिर इस यात्रा के जरिए यह कहा जाए कि एक बार फिर से चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है और बिहार में वाकई करो या मरो की स्थिति वो पैदा हो गई है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।